हाय गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज मैं आपको एक क्लियर रोडवे पूरी कंप्लीट साइकिल डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपको यूएस आना है पीएचडी करने के लिए तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, कब क्या चीज़ करनी है और किस ऑर्डर में करनी है पूरी डिटेल में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो एंड तक देखना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट से पूछ लेना। तो सबसे पहले यूएस में 3 एडमिशन साइकिल्स होती हैं, फॉल, स्प्रिंग एंड समर। सबसे ज़्यादा बच्चे फॉल में आते हैं। इन केस तुम्हारा एडमिशन हो गया और तुम्हें वीज़ा स्लॉट्स नहीं मिला, बिकॉज पहले एडमिशन होगा, I-20 फॉर्म आएगा, उसके बाद तुम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। तो इन केस तुम्हें एडमिशन हो गया और I-20 नहीं मिला तो तुम अपना एडमिशन डिफर भी करा सकते हो। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, पर तुम्हारा एडमिशन होने के बाद 1 साल, 1.5 साल, 2 साल डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी तुम एडमिशन को डिफर करा सकते हो। तो जिसका एडमिशन फॉल में हो जाता है बट किसी कारणवश उसे डिफर कराना पड़ा है अपना एडमिशन, तो वो बच्चे होते हैं ज़्यादातर स्प्रिंग में आते हैं, क्योंकि फॉल में सबसे ज़्यादा फंडिंग होती है प्रोफेसर्स के पास, यूनिवर्सिटीज़ के पास, और फॉल में ही ज़्यादा एडमिशन्स होते हैं। तो स्प्रिंग में कम होते हैं उसके कंपैरिजन, और सबसे कम होते हैं समर में। समर बहुत रेयर है, जनरली तुम्हारा सिलेक्शन हो रखा है किसी यूनिवर्सिटी में और प्रोफेसर के पास वो प्रोजेक्ट चला गया, या तुम्हारी कोई मेडिकल इमरजेंसी है कि तुमने और डिले कर दिया अपना एडमिशन, तो तुम समर में आ सकते हो। तो मेन टारगेट लोग फॉल करते हैं। और फॉल जब मैं बोलूँ तो फॉल का सबसे पहला मतलब है तुम्हारा एडमिशन होगा अगस्त में। तो फाइल से फॉल 2026, तो इसका मतलब है इस साल अगस्त में तुम यूएस आओगे, तुम्हारी क्लासेस अगस्त से स्टार्ट होंगी। अगर मैं बोलूँ स्प्रिंग 2026 तो उसका मतलब है क्लासेस जनवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो स्प्रिंग जनवरी है, फॉल अगस्त है, एंड तुम्हारा समर इज मार्च और अप्रैल। कुछ बच्चे फॉल एडमिशन इसलिए भी प्रेफर करते हैं कि तुम अगस्त में यहाँ आते हो, मास्टर्स वाले खास करके, पीएचडी में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, और 2 साल बाद जब तुम ग्रेजुएट होगे तो फॉल में ही ग्रेजुएट होगे, मतलब पूरा फॉल का सेमेस्टर खत्म करके तुम दिसंबर में ग्रेजुएट होगे। तो अगर कोई फॉल 2026 में यूएस आया है, मतलब अगस्त में यहाँ आया है, तो वो 2028 दिसंबर में ग्रेजुएट होगा। तो वो बेसिकली जॉब ज्वाइन कर लेगा जनवरी से, और फिर H1B फाइलिंग फेब मार्च के अराउंड होगी। तो बेसिकली उसे वेट नहीं करना पड़ता है, इसलिए लोग चाहते हैं कि दिसंबर के अराउंड ग्रेजुएट हो जाए ताकि उनकी कंपनी H1B फाइल कर दे। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। सो ये बेसिकली कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से फॉल में एडमिशन ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो तुम्हें तीनों एडमिशन साइकिल समझ में आ गई। फॉल का मतलब है अगस्त, स्प्रिंग का मतलब है जनवरी, और समर का मतलब है मार्च या अप्रैल के अराउंड। अब आज जनवरी 2026 है, अब तुम्हें डेडलाइंस भी पता होनी चाहिए तीनों एडमिशन्स की। तो यूएस आने के लिए पीएचडी के लिए या मास्टर्स के लिए भी एप्लीकेशन प्रोसेस 1 साल पहले से शुरू होता है। तुम्हें 1 साल पहले से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेडलाइंस वैसी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, साल जिसको फॉल 2026 में यहाँ आना है, मतलब इस साल अगस्त में जिसको यहाँ आना है, उसकी डेडलाइन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन दिसंबर या जनवरी होती है फॉल के लिए। स्प्रिंग के लिए डेडलाइन पिछले साल की, तो फॉल 2026 के लिए डेडलाइन थी दिसंबर 2025। कुछ में जनवरी भी चल रही होगी, बट ओवर है ऑलमोस्ट। स्प्रिंग 2026 मतलब इस साल जनवरी में जिसको आना था, उसकी डेडलाइन थी पिछले साल अगस्त से अक्टूबर के बीच, वेरी करती है, 2025। मतलब जिस साल तुम्हें एडमिशन चाहिए उसके पिछले साल डेडलाइन खत्म हो जाती है। आज जनवरी 2026 में जो ये लोग वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा टारगेट होगा अगले साल यहाँ आना, मतलब स्प्रिंग 2027 यानी कि अगले साल जनवरी, या फिर अगस्त 2027 यानी कि फॉल। उनके लिए एक आइडियल सिनेरियो है 1 साल का ये रोड मैप, परफेक्ट टाइम है। क्योंकि अगर तुम इस साल यहाँ आना चाहते थे तो स्प्रिंग का तो ऑब्वियसली क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और फॉल 2026 यानी कि इस साल का बेसिकली एडमिशन ऑलमोस्ट डेडलाइन ओवर है। तो अब जो ये वीडियो देख रहे हो तुम, जिस वक्त भी तुम लोग ये वीडियो देखोगे, तुम्हें अप्लाई करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, हमेशा 1 साल बाद के लिए। तो तीनों एडमिशन साइकिल समझ में आ गई। हमें टारगेट करना है ज़्यादातर फॉल, क्योंकि प्रोफेसर के पास फंडिंग वहाँ ज़्यादा। स्प्रिंग में भी तुक्का मुक्का एडमिशन हो जाता है। जैसे कि मेरा एडमिशन स्प्रिंग में हुआ था, बट कुछ इमरजेंसी की वजह से मैंने उसे 6 महीने डिफर कर दिया था, तो मैं यहाँ फॉल में आया था। तो बस अब तुम्हें करना क्या क्या है। सबसे पहले एक एकेडमिक सीवी बनाओ। रेज्यूमे वर्ड यूज होता है इंडस्ट्री में अप्लाई करने के लिए, और सीवी वर्ड यूज होता है एकेडमिक पोजीशंस यानी कि पीएचडी, पोस्ट डॉक, मास्टर्स, इन सब में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो तुम्हारा एक एकेडमिक सीवी होना चाहिए, 2 पेज का कम से कम। भले ही तुमने कुछ नहीं किया, उसे 2 पेज होना ही है। कैसे सीवी बनाने से कभी और बात करेंगे, बट आई एक्सपेक्ट कि तुम्हारे पास सीवी एक है एटलीस्ट 2 पेजेस की, ठीक है। तो उसमें सारी अपनी एजुकेशन डिटेल्स, वर्क क्वालिफिकेशन, रिसर्च प्रोजेक्ट्स उसमें होने चाहिए अगर तुम पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो। जर्नल पेपर्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हैं तो जो भी तुम्हारा बीटेक और मास्टर्स का प्रोजेक्ट है उसको एज अ रिसर्च एक्सपीरियंस डालो, उसमें दिखाओ। तो तुम्हारे पास एक एकेडमिक सीवी है। अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, कुछ भी करने से पहले एक एक्सेल शीट बनानी है, और कुछ यूनिवर्सिटीज तुम्हें शॉर्टलिस्ट करनी है। क्योंकि अप्लाई करने के लिए तो तुम दुनिया की हजारों यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो, बट हर यूनिवर्सिटी में एक एप्लीकेशन फीस होती है, $50, $60 वेरी करती है। ये वेव ऑफ भी हो जाती है, बट वो कभी और बात करेंगे। फिलहाल के लिए मान के चलो हर यूनिवर्सिटी में $50 से $60 की एप्लीकेशन फीस लगेगी। अब इंडियन करेंसी में से कन्वर्ट कर लेना। तो डिपेंडिंग ऑन योर बजट तुम्हें यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है, तुम कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो। एक स्वीट स्पॉट होगा 8 से 10 यूनिवर्सिटी, 8 से 10 एटलीस्ट बेयर मिनिमम है।
अब ये 10 यूनिवर्सिटी अप्लाई करो, सब में अगर $60 भी, $600 तो यही हो गया। तो तुम्हारा बजट अलाउ करता है तो तुम और ज़्यादा भी जा सकते हो, तुम्हारा बजट नहीं अलाउ करते तो तुम और कम भी कर सकते हो। बट 8 से 10 यूनिवर्सिटीज़ एक स्वीट स्पॉट है जिसको तुम शॉर्टलिस्ट कर लो। क्या करना है, एक एक्सेल शीट बनानी है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हो उस डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें AI में PhD करनी है। अच्छा, अब ये 10 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कैसे करोगे, इसके अलग अलग क्राइटेरियाज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे आसान क्राइटेरिया है QS वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से, QS वर्ल्ड रैंक। तो जिस यूनिवर्सिटी, ये कार्नी मेलॉन का क्लासिफिकेशन है जो बेसिकली यूनिवर्सिटीज को डिवाइड करता है, R1 R2 में भी करता है, QS वर्ल्ड रैंकिंग में भी करता है। तो ये वेरी कर सकता है तुम्हारा प्रेफरेंस। बट अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है, जो ज्यादा बच्चों को कुछ नहीं पता होता है इंडिया में यहाँ तक, तो QS वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर लो। जैसे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ये सारी आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड के टॉप 100 में आती हैं। IIT बॉम्बे, ISC भी वर्ल्ड के टॉप 100 ऐसे कुछ है, मतलब टॉप 10 टॉप 20 में तो कोई नहीं है, ये सब पीछे की तरफ है थोड़े। तो इस हिसाब से तुम शॉर्टलिस्ट कर लो। अब तुम क्या करो, अगर तुम 10 यूनिवर्सिटी लेके चल रहे हो तो 2 यूनिवर्सिटी ऐसी शॉर्टलिस्ट करो जो तुम्हारी औकात के बाहर हो। तुम हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड एकदम तुमने शॉर्टलिस्ट कर ली QS वर्ल्ड रैंकिंग 100 के अंदर। 4 से 5 ऐसी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करो जिसमें मामला तुम्हें लगता है 50-50 हो सकता है, जो कि तुम्हारी बेसिकली QS रैंकिंग 100 से लेके 500 तक की यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, जिसमें अच्छा इंटरव्यू गया तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा इंटरव्यू नहीं गया तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। वैसा 50-50 मामला। और 2 से 3 यूनिवर्सिटीज ऐसी रखो जिसमें फॉर श्योर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये जो 10 यूनिवर्सिटीज हैं तुम QS वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से बना सकते हो। कुछ लोगों के और प्रेफरेंसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि PhD में यूनिवर्सिटी की QS रैंकिंग मैटर नहीं करती है इतनी ज़्यादा, तुम्हारा गाइड ज़्यादा मैटर करता है, एक फैक्ट है। अगर तुम्हें कोई ऐसा बहुत बड़ा अच्छा गाइड मिल रहा है किसी लोअर रैंक यूनिवर्सिटी में तो तुम उसको डेफिनेटली प्रेफर करो, राइट। तो तुम्हारे लिए प्रेफरेंस अलग हो सकता है। QS वर्ल्ड रैंकिंग बहुत अलग अलग फैक्टर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी जो है वो QS वर्ल्ड रैंकिंग पे सपोज 50वें नंबर पे है, बट तुम्हारा डिपार्टमेंट है सपोज केमिस्ट्री, हो सकता है वो केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी बहुत पीछे हो। और एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो QS वर्ल्ड रैंकिंग में तो बहुत पीछे है बट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में वो बहुत आगे है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। तो ये फैक्टर्स अलग अलग हैं जो तुम पर डिपेंड करेंगे, तुम्हारी प्रेफरेंस और तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम कैसे इवेल्युएट करना चाहते हो, उस हिसाब से इसको शॉर्टलिस्ट करना। बट अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तो QS वर्ल्ड रैंकिंग एक सही पैमाना है, उस पर शॉर्टलिस्ट करो। और दूसरा एक लोकेशन भी तुम कंसिडर कर सकते हो। जस्ट इमेजिन करो एक बैंगलोर की कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक बच्चा पढ़ता है, और एक झारखंड के किसी बहुत ही बैकवर्ड एरिया में कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज है। बैंगलोर वाले बच्चे की नौकरी लगने की चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू झारखंड वाले। क्यों? क्योंकि उस इन्वायरमेंट में है, हर दिन कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई नेटवर्किंग इवेंट हो रहा है, तो नेटवर्किंग करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं बड़े शहरों में। ऐसे शहर, खासकर अगर तुम टेक फील्ड कंसिडर कर रहे हो, हर फील्ड के लिए वैलिड नहीं है, बट अगर तुम IT, कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग, AI इन सब चीज़ों को देख रहे हो तो थोड़ा सा तुम्हारे जैसे एटलांटा एक सिटी है, सैन फ्रांसिस्को है, न्यूयॉर्क है, बॉस्टन है, वाशिंगटन DC, इन सब जगहों पे एक्सपोजर ज़्यादा होगा, तो तुम वहाँ भी कंसिडर कर सकते हो। तो तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है तो ये जो एक्सेल शीट तुम बना रहे हो, ये QS वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से और थोड़ी बहुत लोकेशन के हिसाब से तुम ये 8 से 10 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर लो। बेयर मिनिमम इतना तो करना है। अब तुमने यूनिवर्सिटी का नाम लिखा, फॉर एग्जांपल स्टैनफोर्ड, फिर तुम डिपार्टमेंट नेम लिखो। मतलब अब तुम्हें AI में PhD करनी है US में, तुम्हारा ये एब्स्ट्रैक्ट एक ओवरऑल मोटा मोटा थॉट प्रोसेस है। अब स्टैनफोर्ड में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट भी होगा, एक AI का खुद का डिपार्टमेंट होगा, एक सपोज इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके अलग डिपार्टमेंट होगा। सपोज अगर तुमने मेरा पिछला वीडियो देखा है जिसमें मैंने बोला था कि तुम इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस भी चूज कर सकते हो, तो तुम्हारा मन है कि नहीं मुझे ऑपरेशन रिसर्च भी मैं एक डिपार्टमेंट चूज कर सकता हूँ, या मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी चूज कर सकता हूँ। ऐसे 4 से 5 डिपार्टमेंट हर यूनिवर्सिटी में तुम शॉर्टलिस्ट कर लो कि ये इन जगहों पे मेरी मतलब की रिसर्च हो रही है, तो इस सारे में कंसिडर करूंगा। अब हर डिपार्टमेंट से एक प्रोफेसर का नाम शॉर्टलिस्ट करो, उनकी प्रोफाइल देख के सिंपल सिंपल गूगल सर्च करना है उनकी स्टैनफोर्ड, तुमने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट लिया तो स्टैनफोर्ड कंप्यूटर साइंस फैकल्टीज सर्च मारो गूगल पे, लिस्ट आ जाएगी। उसमें से देखो हर फैकल्टी के नीचे लिखा होगा एक क्रिप्टोग्राफी में इंटरेस्टेड है, एक नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड है, एक मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से शॉर्टलिस्ट कर लो सारे प्रोफेसर्स। हर डिपार्टमेंट से एक ही प्रोफेसर का नाम लिखना है, तो स्टैनफोर्ड कंप्यूटर साइंस एक प्रोफेसर का नाम स्टैनफोर्ड, दूसरा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक प्रोफेसर का नाम, मशीन लर्निंग एक प्रोफेसर का नाम, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एक प्रोफेसर का नाम। एक डिपार्टमेंट, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है, एक डिपार्टमेंट से सिर्फ एक ही प्रोफेसर का नाम लिखना है। 2 लोगों से हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपस में बात करते हैं, तुम्हारा कहीं नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। हर डिपार्टमेंट से सिर्फ एक प्रोफेसर का नाम लिखना है। इस तरह तुम्हें करना है अपनी पूरी 8 से 10 यूनिवर्सिटीज़ के लिए। हर यूनिवर्सिटी में 3 से 4 डिपार्टमेंट जो भी तुम्हें लग रहा है तुम्हारे मतलब के हैं, और हर डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर और उसके बगल में उसकी मेल ID लिख लो, राइट। और एक और 2 कॉलम और बनाना, एक में लिखना मेल 1, दूसरे में लिखना मेल 2, इस तरह टोटल ये तुम्हारी एक्सेल शीट ऐसी बननी चाहिए।
अब तुम्हारे पास रेज्यूमे है और तुम्हारे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें तुम्हारे पास सारी यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर्स के नाम है। ये काम तुम्हें अभी करना है जनवरी में, क्योंकि अगर तुम याद करो मैंने पहले क्या बोला था, अगर तुम अगले साल स्प्रिंग टारगेट कर रहे हो, ज्यादातर एडमिशन फॉल में होता है तो मेन टारगेट तुम्हारा फॉल ही होना चाहिए, बट सपोज तुम स्प्रिंग भी टारगेट कर रहे हो तो स्प्रिंग 2027 यानी कि अगले साल जनवरी में तुम यूएस आना चाहते हो तो उसकी डेडलाइन इस साल अगस्त से अक्टूबर के बीच होगी हर यूनिवर्सिटीज की। तो यू हैव टू बगल चीजें अभी से शुरू करनी पड़ेगी। और अगले साल अगर फॉल में यहाँ आना चाहते हो, मतलब अगले साल अगस्त में यहाँ आना चाहते हो, तो उसकी डेडलाइन भी इस साल के एंड तक होगी। तो बहुत परफेक्ट टाइम है जनवरी में ये दो काम खत्म कर लो कि एकेडमिक सीवी बना ली और ये एक्सेल शीट बना ली। अब सीधे हर डिपार्टमेंट में जाके अप्लाई नहीं कर देना है। जो ये तुमने प्रोफेसर्स की पूरी मेल आईडी बना रखी है अब उनको करो कोल्ड ईमेल। कोल्ड ईमेल क्या होता है, मतलब हर डिपार्टमेंट का एक प्रोफेसर का नाम है तो आप पास थोड़ा बहुत उसका रिसर्च देख लो, थोड़ी बहुत उसकी गूगल स्कॉलर की वेबसाइट देख लो, एक बेसिक आइडिया ले लो कि ये नहीं हो रहा है तुमसे इतना भी, तो उसकी गूगल स्कॉलर की लिंक कॉपी करो, चैट जीपीटी में जाके चिपकाओ, चैट जीपीटी को बोलो कि मैं इसमें इस प्रोफेसर को मेल करना चाहता हूँ, इसके रिसर्च का एक बेसिक आइडिया ले लो। क्या है, चैट जीपीटी को बोलो ये कि इसके रिसर्च का एक बेसिक आइडिया दे दो मुझे, क्या है इसका मोटा मोटा रिसर्च। चैट जीपीटी तुम्हें देगा, थोड़ी सी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करो, थोड़ी बातें करो चैट जीपीटी के साथ, एक रफ आइडिया तुम्हें मिल जाएगा हर प्रोफेसर का। अब ये सही तरीका तो बिल्कुल नहीं है, टेक्निकली उसमें तो ऐसा लिखा होता है कि तुम्हें हर प्रोफेसर की पढ़नी चाहिए रिसर्च पेपर, ये वो पर्सनलाइज्ड ईमेल करो सबको, वो सही बात है बट ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तुम बस एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लेके चलते हो दिमाग में कि मुझे मशीन लर्निंग में पीएचडी करनी है, बस नहीं होता इतना टाइम कि हर प्रोफेसर की जाके प्रोफाइल चेक करें, ये करें वो करें। हम अप्लाई करते हैं अंधाधुंध राइट इंडिया से बैठ के, तो इसी चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर लो बस कि चैट जीपीटी में डाल दो इस प्रोफेसर की क्या है मेन रिसर्च, 2 से 3 लाइन में मुझे बताओ, मैं इसको मेल करना चाहता हूँ पीएचडी के लिए। वो तुम्हें एक रफ आइडिया देगा और हर प्रोफेसर को इंडिविजुअली फिर मेल करो। सपोज डॉक्टर एक्स वाई जेड उसका नाम है तो डियर डॉक्टर एक्स वाई जेड, कभी बात करेंगे ईमेल कैसे लिखना है, पर फिर डियर डॉक्टर एक्स वाई जेड, मैंने आपके ये पेपर्स पढ़े, इसमें ये है, मुझे बहुत इंटरेस्ट करता है, मैं इसी फील्ड में करना चाहता हूँ, ये रहा मेरा एकेडमिक सीवी एंड आई विल बी हैप्पी टू टॉक मोर अबाउट दिस, करके एक मेल फॉर्मल, बहुत बड़ा नहीं, पहले पैराग्राफ में अपने बारे में बताओ 2 से 3 लाइन में, और फिर क्यों उसके लैब ज्वाइन करना चाहते हो बताओ, अपना सीवी लगा के भेज दो। ये काम तुम्हें करना है उन हर प्रोफेसर को जो तुमने एक्सेल शीट में लिख रखा। अगर तुमने 10 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की है और मैं मान के चल रहा हूँ हर यूनिवर्सिटी में तुम 4 प्रोफेसर को 4 अलग डिपार्टमेंट के मेल करना चाहते हो, तो 10 × 4 अराउंड 40 to 50 प्रोफेसर्स को तुम मेल करो पेयर मिनिमम। ये तो करना ही है, ठीक है, ये तो करना ही है। इसके सिवा भी तुम लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, लिंक्डइन में सर्च में हैशटैग पीएचडी करके डाला करो, हैशटैग पीएचडी हैशटैग मशीन लर्निंग करके सर्च किया करो, तो तुम्हें और रैंडम पोस्ट मिलती रहेंगी प्रोफेसर्स की, कभी किसी की लैब में पोजीशन खाली होती है तो डाल देता है वहाँ पे। और भी बहुत वेबसाइट्स हैं जैसे पीएचडी फाइंड अकेडमिक पोजीशन, इस तरह करके बहुत वेबसाइट है। लिंक्डइन एक अच्छा सोर्स है, मुझे भी अपनी इस पीएचडी के लिए मुझे लिंक्डइन पे ऐड दिखा था तो मैंने प्रोफेसर को डायरेक्टली मेल कर दिया था। तो ये हर प्रोफेसर को तुम्हें करना है। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ जो ध्यान से सुनना, हो सके तो अपनी जीमेल आईडी से मत करना मेल, क्योंकि वो उनके स्पैम फोल्डर में जाएगा। तो अगर तुम अभी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तुम मास्टर्स या बैचलर्स कर रहे हो, तो अपनी यूनिवर्सिटी की मेल आईडी यूज़ करो। तुम्हारे ग्रेजुएट होने के बाद भी 2 साल तक आईडी एक्टिवेट रहती है ना, उसको यूज़ करो, उसका इस्तेमाल करो, जो भी @IIT.edu वॉट एवर मेल आईडी यू हैव, अपनी ऑफिशियल मेल आईडी से करो। नहीं तो तुम जॉब कर रहे हो तो अपनी कंपनी की मेल आईडी से करो, बट पूछ के करना, हर कंपनी अलाउ नहीं करती है ये, फालतू तो मेरा 4 डिपार्टमेंट पकड़ लेगा आईटी डिपार्टमेंट, तो पॉलिसी है तो वहाँ से अप्लाई करो। वर्स्ट केस तुम एकदम नल्ले बैठे हो घर पे, अभी कुछ नहीं कर रहे हो, तो जीमेल से कर लेना कोई, बट जीमेल से करने में एक ट्रिक मैं तुम्हें बताता हूँ। सब्जेक्ट में ना स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करना, उसके अंदर लिखना पीएचडी एप्लीकेशन। स्क्वायर ब्रैकेट से कभी कभी स्पैम मेल्स जो तुम्हारे होते हैं वो स्किप हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर स्पैम मेल बेसिकली तुम्हें पैटर्न तोड़ना है उनका, नॉर्मल स्पैम मेल्स का पैटर्न होता है वो तोड़ना है ताकि वो उनकी मेल आईडी तक पहुंच सके। तो ये हर प्रोफेसर को तुम्हें करना है और मेल 1 पे टिक करते रहना जिसको कर दिया। 7 दिन 10 दिन वेट करो, अगर प्रोफेसर का रिप्लाई नहीं आता है, यूएस में जनरली प्रोफेसर का रिप्लाई आ जाता है, अपने इंडिया वाले ही थोड़े ज़्यादा इगोइस्टिक होते हैं मुझे लगता है, जो इंडिया के प्रोफेसर्स हैं आईटी वगैरह के, वो जनरली रिप्लाई नहीं करते, उनके भाव ज़्यादा होते हैं। यूएसए मेजॉरिटी ऑफ प्रोफेसर्स तुम्हें रिप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं, अगर उनके पोजीशन नहीं भी होंगी तो ना ही रिप्लाई करेंगे बट कर देते हैं। तो 10 दिन वेट करो, रिप्लाई आता है तो ठीक है, नहीं तो एक और रिमाइंडर ईमेल फिर से भेज दो रिक्वेस्ट। अगर 2 मेल के बाद भी रिप्लाई नहीं आता है उनका, तो मतलब या तो फिर मतलब वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, यू जस्ट मूव ऑन, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी को हटा दो, उस डिपार्टमेंट को हटा दो, रिप्लेस कर दो। एक्सेल, ये जो तुमने एक्सेल बनाई है ये शीट डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है, विल कीप ऑन चेंजिंग। तो तुमने 8 से 10 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर ली पहले दिन आज जनवरी में, मतलब ये नहीं 2 महीने बाद वही रहेगी। तुम्हें अगर किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का रिप्लाई नहीं आ रहा है तो चेंज करो, यूनिवर्सिटी हटाओ, नहीं मतलब उस यूनिवर्सिटी में नहीं कुछ बात बन रही। इससे ये होगा, देखो तुम्हें मेन चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहले मेल करना है प्रोफेसर को, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई कर देने में $50 $60 की फीस भर के तुम ना ही सुनो। इससे बेटर ये है कि तुम किसी प्रोफेसर को अप्लाई करो, और वो अगर, जैसे मैं जब पीएचडी के लिए आया था तो मैंने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया था, पहले मुझे लिंक्डइन पे ऐड दिखा, मैंने उस पे मेल किया सारे डॉक्यूमेंट्स अपने,
फिर मेरे 4 इंटरव्यू हुए थे पहले, उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। पहले मेरे जो करंट प्रोफेसर हैं उनके साथ मेरी इनफॉर्मल एक मीटिंग हुई जिसमें बेसिक पूछेंगे कौन हो, कहाँ से हो, क्यों पीएचडी करनी है वगैरह वगैरह। फिर एक टेक्निकल टेस्ट भेजा था उन्होंने, वो मैंने दिया। फिर एक लैब मीटिंग हुई थी, बहुत कॉमन, बहुत ये कॉमन पैटर्न है, तुम जो प्रोफेसर्स को मेल कर रहे हो अगर प्रोफेसर इंटरेस्टेड होंगे तुम में तो यही कुछ एक कॉमन पैटर्न चलता है। फिर एक लैब इंटरव्यू होता है, बेसिकली देखा जाता है कि तुम उनकी लैब के कल्चर में फिट हो रहे हो कि नहीं। तो बेसिकली जो तुम्हारे करंट लैबमेट्स होंगे उस तुम्हें उनके बारे में पता चलता है, तुम आपस में बातें कर सकते हो, अच्छा है, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। फिर फाइनली अगर इन सब के बाद भी प्रोफेसर को लगता है कि तुम एक परफेक्ट फिट हो, तब वो तुम्हें बोलेगा कि अब तुम अप्लाई करो यूनिवर्सिटी में, समझ रहे हो। तो इससे बहुत कुछ होता है, इससे मतलब तुम्हारी एप्लीकेशन, अगर प्रोफेसर तुम्हें लेना चाहते हो तुम्हारी एप्लीकेशन फीस माफ हो सकती है, तुम्हारा जीआरई वेव ऑफ हो सकता है, तुम्हें आइल्स की जरूरत भी नहीं पड़ती कभी कभी, बिकॉज एवरीथिंग इज इन प्रोफेसर्स हैंड। यूएस तुम्हारा एडमिशन कहने की बात होती है ग्रेजुएट स्कूल के हाथ में, कुछ उनके हाथ में नहीं है। एक प्रोफेसर तुम्हें लेना चाहता है तो दुनिया से लड़ जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान देना है। तो ये काम तुम्हें जनवरी से शुरू कर देना है। प्रोफेसर का रिप्लाई आने में और कोई तुम्हें पॉजिटिव पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, इस हिसाब से 2-3 महीने अगले चलेगा ये पूरा प्रोसेस। इंटरव्यूज़ होंगे एक दो जगह से, कॉल्स आती रहेंगी, इंटरव्यू होंगे, तुम बातें कर रहे होगे प्रोफेसर से, मेल कर रहे होगे, अपनी जो एक्सेल शीट है वो डायनेमिकली चेंज कर रहे होगे। अभी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना है, हम टारगेट कर रहे हैं अगले साल स्प्रिंग 2027 एंड फॉल 2027। तो स्प्रिंग के लिए डेडलाइन ये अगस्त से अक्टूबर के अराउंड है और फॉल के लिए डेडलाइन दिसंबर के अराउंड है इस साल के। तो अभी कहीं अप्लाई नहीं करना है, अभी बस करते रहो एक्सेल। फाइनली अब से 4 महीने बाद, मतलब जैसे ही अगस्त शुरू हो, तुम्हारे पास जो एक्सेल शीट है इस ये ऐसी होनी चाहिए कि इसमें वही 8 से 10 यूनिवर्सिटीज हो जिसके प्रोफेसर से तुम बात कर चुके हो, ताकि इन्हीं 8 से 10 यूनिवर्सिटीज में तुम अप्लाई करो। फिर तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा, इन 8 से 10 यूनिवर्सिटीज के हर प्रोफेसर से तुम बात कर चुके हो, वो तुम्हें लेना चाहते हैं। फाइनली एक्सेल शीट वैसे ही बनी है ना, क्या वो तुम्हें लेना भी चाहते हैं, वो अपनी तरफ से, ठीक है। कुछ प्रोफेसर ऐसा ही बोलते हैं कि 50-50 अप्लाई करो, देख लेंगे। फाइनली एक्सेल शीट वैसी दिखनी चाहिए तुम्हारी। एक्सेल शीट में ऐसी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए जिसके प्रोफेसर ने तुम्हें रिप्लाई नहीं किया आज तक, या जिसके प्रोफेसर से तुम्हारी बात नहीं हुई है, तुम्हें 50-50 हिंट भी नहीं आया उसकी तरफ से कि तुम अप्लाई करना उसकी यूनिवर्सिटी में। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए एक्सेल शीट में। तुक्का अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। वो 8 से 10 यूनिवर्सिटीज वही होनी चाहिए जिसके प्रोफेसर से तुम बात कर चुके हो। तो फाइनली 4 महीने बाद हमारा टारगेट वो है, अगस्त तक 4 या 5 महीने बाद टारगेट वो है। इन द मीन वाइल अब तुम्हें एक चीज़ और करनी है, तुम जीआरई की प्रिपरेशन करो और जीआरई एग्जाम शेड्यूल कर दो अपना। अपना जीआरई शेड्यूल कर दो, पहला मई में शेड्यूल करो, इनके स्कोर अच्छा नहीं आया तो जुलाई में एक और शेड्यूल कर देना। इतना टफ नहीं है जीआरई। और जीआरई 99% यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के लिए जीआरई नहीं चाहिए, मास्टर्स के लिए चाहिए बट पीएचडी के लिए नहीं चाहिए, ऐसा उनके एडमिशन पोर्टल पे लिखा है। बट अगर तुम एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पीएचडी करने आ रहे हो, कोई स्टेम फील्ड में पीएचडी करने आ रहे हो, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, तो इट्स गुड टू हैव दैट जीआरई स्कोर। तुम्हारा थोड़ा सा पलड़ा भारी होता है, भले ही कुछ भी लिखा हो एप्लीकेशन ग्रेजुएट स्कूल के एडमिशन पेज पे उस यूनिवर्सिटी के, कि हमें मैटर नहीं करता है, पर तुम्हारा पलड़ा थोड़ा सा भारी होता है, खास करके क्वांट जो मैथ्स वाला पार्ट है उसमें कोशिश करो कि ज़्यादा स्कोर कर सको। कि तुम्हें नहीं पता कि तुम पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो और सडनली तुम्हें ऐसी कोई फंडेड मास्टर्स पोजीशन मिल जाए किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में, पढ़ी वगैरह में, तो कोई मास्टर्स की पोजीशन मिल जाए जो फंडेड हो, तो वो तो जीआरई मांगेंगे ही। तो तैयार रहो उसके लिए, और कोई बुराई नहीं है, तुम इंडिया से मास्टर्स भी करके आ रहे हो या दूसरी मास्टर्स कर लेना, मैंने भी की थी, कोई दिक्कत नहीं है। इवेंचुअली देखो, अगर तुम्हें सिर्फ रिसर्च करनी है ना, तुम्हें नोबेल प्राइज या ट्यूरिंग अवार्ड चाहिए, तो भाई तुम इंडिया में ही कर लो, वहाँ भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। तुम यूएस क्यों आ रहे हो, एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, एक बेटर जॉब प्रॉस्पेक्ट के लिए, चाहे उसके लिए तुम्हें मास्टर्स करनी पड़े, चाहे उसके लिए तुम्हें पीएचडी करनी पड़े। तो थोड़ा दिमाग खुला रखो और सारे अंडे एक बास्केट में मत डालो। तो इसलिए जीआरई दे के रखो, तुम्हें नहीं पता है कब हेल्पफुल। तो जनवरी में तुमने ये सीवी बना ली, एक्सेल शीट बना ली, प्रोफेसर्स को मेल करना स्टार्ट कर दिया। फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने जीआरई और आइल्स या टॉफल तीनों के लिए तैयार करो। और मई में पहले जीआरई दो और फिर आइल्स या टॉफल दे दो। आइल्स और टॉफल भी बहुत आसान है, यूट्यूब पे 10-10, 11-11 घंटे की मैराथन वीडियोस हैं। आइल्स का एक वीडियो है, बताना डाउट हो तो मैं लिंक में डाल दूंगा कमेंट्स, वो देख लो, चले जाओ। अगर तुमने बेसिक इंग्लिश तुम्हारी ठीक है, तुमने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, तो तुम्हें बिल्कुल टफ नहीं पड़ेगा, ये बहुत आराम से यू विल बी एबल टू क्रॉस दैट। नहीं है इंग्लिश इतनी स्ट्रांग तो मे बी थोड़ा सा और मेहनत कर लो, बट ये 3 महीने काफ़ी हैं जीआरई आइल्स के लिए। तो मई में जीआरई भी दे दो, आइल्स भी दे दो। इनके थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो फिर से थोड़ी सी तैयारी करके जुलाई में फिर से दे देना एग्जाम। जुलाई तक तुम्हारे हाथ, मतलब अगस्त शुरू होने से पहले तुम्हारे हाथ एक फाइनल आउटपुट क्या है अब जुलाई एंड में और अगस्त शुरू होने से पहले तुम्हारे पास एक ऐसी एक्सेल शीट होनी चाहिए जिसमें सिर्फ वही 8 से 10 यूनिवर्सिटी हो जिनके प्रोफेसर्स ने तुम्हें रिप्लाई किया है और थोड़ा बहुत हिंट दिया। उसमें से कुछ फॉर श्योर तुम्हें ले लेंगे आफ्टर मल्टीपल राउंड ऑफ इंटरव्यूज, जैसे मैंने बताया। कुछ ऐसे होंगे जो उसके बाद भी कहेंगे कि मामला 50-50 है, बट ये स्टैटिक होनी चाहिए अब एक्सेल शीट। अब वो सारी यूनिवर्सिटीज फाइनल होनी चाहिए, इन्हीं 8 से 10 यूनिवर्सिटीज में तुम अप्लाई करोगे। तुम्हारे पास जीआरई का स्कोर होना चाहिए जिसमें क्वांट में तुम्हारे अच्छे मार्क्स होने चाहिए, और तुम्हारे पास आइल्स या टॉफल, आइल्स ही दे दो चलेगा, आइल्स या टोफल का स्कोर भी होना चाहिए। डुओलिंगो भी होता है बट वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो आइल्स और टोफल सेफर बेट है।
फिर तुम्हारा अगले साल स्प्रिंग के लिए आप फॉर्म क्लोजिंग डेट आने लगेंगी। अब तुम इन सारी 8 से 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दो। अब फ़ायदा ये है कि इस एक्सेल शीट का कि जब तुम प्रोफेसर से बात कर रहे होगे ना, अगर कोई प्रोफेसर तुम्हें रियली लेना चाहते हैं अपनी लैब में, तो वो तुम्हारी एप्लीकेशन फ़ीस भी माफ़ करवा देगा उस यूनिवर्सिटी की। वो जीआरई भी वेव ऑफ करा सकता है, वो आइल्स टॉफल भी वेव ऑफ करा सकता है। आइल्स टॉफल तो आई थिंक जनरली देना पड़ता है इंडिया से आने पे, रेयरली ही ऑफ होता है, बट जीआरई और एप्लीकेशन फ़ीस फॉर श्योर माफ़ कराई जा सकती है। जैसे मुझे खुद जीआरई की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और फिर तुम अप्लाई करना शुरू कर दो अगस्त से अक्टूबर, पूरा अगले साल स्प्रिंग के लिए। अगर तुम्हारा एडमिशन हो जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर एडमिशन नहीं होता है तो फिर दिसंबर वाली डेडलाइन पे भी जाओ, मतलब अगले साल फॉल के लिए, ताकि फॉल श्योर या तो स्प्रिंग में तुम्हारा अगले साल एडमिशन हो जाए या तो फॉल में एडमिशन हो जाए, बट हो जाएगा कहीं ना कहीं। अगर अगस्त से अक्टूबर जो स्प्रिंग की अगले साल की डेडलाइन है उसमें तुम्हारा कहीं नहीं होता है, मतलब तुमने हर प्रोफेसर से बात भी कर ली, सबने हाँ भी बोल दिया, तुमने अप्लाई भी कर दिया, तुम्हारी एकदम किस्मत पे कुत्ता मूत रखा है और तुम्हारा नहीं हुआ कहीं भी एडमिशन, तो एक्सेल शीट डायनेमिकली अपडेट करते रहना है, ठीक है। ये एक्सेल शीट फिर डायनेमिकली अपडेट होगी, ठीक है। अगर तुमने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ऐसे की हैं फॉलो, आई एम प्रिटी श्योर तुम्हारा बहुत आराम से एक फंडेड पोजीशन में हो जाएगा यूएस पीएचडी में। भले ही कितना भी मार्केट खराब हो रखा हो, भले ही कैसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन हो, कुछ भी दुनिया में हो रहा हो, हर साल बच्चे यहाँ आते हैं, हर साल वो जॉब करते हैं, हर साल वो ग्रेजुएट होते हैं, तुम भी आ सकते हो। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ और कीप इट सिंपल। ऑलवेज से कीप इट सिंपल, ठीक है। इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोई 10 चीज़ें नहीं चाहिए तुम्हें दुनिया की, राइट। बेसिक अपने सीवी पे काम करो, इस एक्सेल शीट पे काम करो, और जीआरई और आइल्स के स्कोर अच्छे रखो और अप्लाई करते रहो, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। और तुम्हें और किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता देना, आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।